कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम यू ओटोसाका है। सभी को लगता है कि यू ओटोसाका एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर असल में उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो कुछ ही सेकंड के लिए किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। ओटोसाका का सिर्फ एक ही सपना है, वो अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर शहर के एक टॉप स्कूल में एडमिशन पाना चाहता है और वो ये सपना जल्दी पूरा भी कर लेता है। ओटोसाका अपने पावर्स की मदद से स्कूल के एग्जाम्स में चीट करता है और स्कूल में हमेशा टॉप करता है। सभी उसे एक जीनियस समझते हैं और लड़कियां तो उस पर अपनी जान छिड़कती है। खैर, आज फिर से एक लड़की ओटोसाका से अपना लव कन्फेस करती है, पर ओटोसाका उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ओटोसाका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसकी नजर तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यूमी सिराया नागी पर है। ओटोसाका यूमी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए एक प्लान के बारे में सोचता है। स्कूल खत्म होने के बाद यूमी अपने एक दोस्त के साथ घर जा रही होती है, तभी ओटोसाका एक ट्रक को देखता है जो कि वहीं से गुजर रहा होता है। ओटोसाका ये देखकर यूमी को अपने प्यार के जाल में फंसाने का प्लान शुरू कर देता है। वो अपने माइंड कंट्रोल पावर से यूमी के फ्रेंड को कंट्रोल कर लेता है और उसे यूमी से दूर ले जाता है। इसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर का माइंड कंट्रोल कर लेता है और ट्रक को सीधा यूमी की ओर घुमा देता है। यूमी ट्रक को अपनी ओर आता देख डर जाती है और तभी ओटोसाका आकर उसे बचा लेता है। ओटोसाका का प्लान सक्सेस हो जाता है और यूमी उसे एक कैफे में इनवाइट करती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हम देखते हैं कि कोई ओटोसाका को चोरी छुपे रिकॉर्ड कर रहा है। खैर, अगले दिन ओटोसाका अपने क्लास में होता है और तभी उसे यूमी का एक मैसेज आता है। ओटोसाका ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और पूरे क्लास के सामने ही एक डेविल की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाया जाता है। हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि ओटोसाका पर एग्जाम्स में चीटिंग करने का आरोप लगाता है। ओटोसाका ये सुनकर शॉक हो जाता है। वही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ओटोसाका से कहता है कि उसके सामने वही सेम टेस्ट सीट रखा गया है जो उसने पिछले हफ्ते दिया था। प्रेसिडेंट उसे ये टेस्ट फिर से देने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अगर वो इस टेस्ट में फुल मार्क्स के साथ पास नहीं हुआ तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। ओटोसाका ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है और ना चाहते हुए भी टेस्ट देने के लिए मान जाता है। ओटोसाका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो प्रेसिडेंट का माइंड कंट्रोल करता है, ये सोचते हुए कि उसके पास कोई आंसर जरूर होगा। ओटोसाका प्रेसिडेंट का माइंड कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब वो आंसर देने की कोशिश करता है तो उसे ये देखने को मिलता है। ओटोसाका ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस पिक्चर को फाड़ देता है और अपने शरीर में वापस लौट आता है। प्रेसिडेंट देखता है कि उसने जो पिक्चर पकड़ा हुआ था वो अब टुकड़ों में बिखर चुका है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ओटोसाका को रिकॉर्ड कर रही होती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नाओ तोमोरी है और ये भी एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, पर दूसरे स्कूल की। तोमोरी ओटोसाका को बताती है कि कैसे वो उसे तब से रिकॉर्ड कर रही है जब से वो इस कमरे में आया है। तोमोरी ओटोसाका को उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है जिसे तुम लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ओटोसाका ये सुनकर शॉक हो जाता है। वही तोमोरी उसे उसके और भी रिकॉर्डिंग्स दिखाती है जिसमें वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। ओटोसाका ये देखकर कहता है कि उसे एक बीमारी है जिससे वो कहीं भी और कभी भी सो जाता है, पर तोमोरी ये सुनकर उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और प्रूफ के तौर पर वो उसे उसका रिसेंट मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और कहती है तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ओटोसाका ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ओटोसाका को भागते हुए देख कहता है मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। सीन चेंज होता है और हम ओटोसाका को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर भाग जाता है। ओटोसाका देखता है कि कोई बड़ी ही तेजी से उसकी ओर आ रहा है। हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बड़ी ही तेजी से ओटोसाका के पीछे आ रहा होता है और वो ओटोसाका को पकड़ लेता है। वो लड़का ओटोसाका को तोमोरी के पास ले जाता है। वहीं ओटोसाका ये सब देखकर उस लड़के से पूछता है कि अभी अभी जो उसने किया वो क्या था। लड़का बताता है कि उसके पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे वो बड़ी ही तेजी से मूव कर सकता है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए अपने सामने आने वाली चीजों से टकरा जाता है। खैर, हम तोमोरी को देखते हैं जो कि ओटोसाका को बताती है कि कैसे अब वो उनके स्कूल में ट्रांसफर होने जा रहा है। तोमोरी बताती है कि कैसे इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं और ये पावर्स सिर्फ एडोलेसेंस के दौरान ही रहती है और उसके खत्म होते ही पावर्स भी चली जाती हैं। तोमोरी ओटोसाका से कहती है कि जब तक तुम्हारी ये पावर नहीं चली जाती तब तक तुम हमारे स्कूल में पढ़ाई करोगे। तोमोरी आगे बताती है कि कैसे उनके स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। ओटोसाका ये सुनकर हैरान हो जाता है। तोमोरी ओटोसाका को देख कहती है तुम दिखने में काफी स्मार्ट हो, क्या तुम्हें सच में चीटिंग करने की जरूरत है या फिर तुम उस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे थे। ओटोसाका ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और तोमोरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। ओटोसाका ये देखकर दंग रह जाता है और तभी उसे कहीं से लात और घुसे पड़ने लगते हैं।
हमें पता चलता है कि तोमोरी की स्पेशल एबिलिटी इनविजिबल यानी गायब होना है। वो अपने किसी भी टारगेट से खुद को गायब कर सकती है, यानी उसे उसके टारगेट को छोड़कर बाकी सब देख सकते हैं। तोमोरी ओटोसाका से कहती है कि उनके स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद वो उनके साथ स्टूडेंट काउंसिल में काम करेगा ताकि वे मिलकर उनके जैसे और लोगों को ढूंढ पाए। खैर, रात हो जाती है और ओटोसाका घर लौटता है। हम ओटोसाका की छोटी बहन आयुमी को देखते हैं जो कि उसका स्वागत करती है। आयुमी उसे बताती है कि कैसे उन्हें एक फोन कॉल आया था जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि उन्हें स्कॉलरशिप्स मिला है और अब वे होशिनोमी एकेडमी में ट्रांसफर हो रहे हैं। खैर, डिनर के दौरान दोनों कुछ बातें करते हैं। आयुमी अपने एक सपने के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपने सपने में एक व्यक्ति को देखा था जो उनके साथ था और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो। ओटोसाका ये सुनकर कहता है, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे फैमिली में सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन स्कूल के पास वाले एक बड़े से कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाते हैं। आयुमी इससे बहुत ही खुश थे क्योंकि अब उन्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर मिल गया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ओटोसाका और यूमी को देखते हैं। ओटोसाका यूमी को बताता है कि कैसे कुछ कारणों के चलते उसे होशिनोमी एकेडमी ट्रांसफर होना पड़ रहा है, इसलिए अब वो उससे नहीं मिल पाएगा। यूमी पूछती है कि क्या वो कभी कभार उससे मिलने आ सकता है। ओटोसाका नहीं कहता है। यूमी ये सुनकर कहती है, अगर ऐसे ही बात है तो हम डेट नहीं कर सकते। यूमी ओटोसाका को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही कहती है कि उसकी जान बचाने के लिए वो हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी और उसे कभी नहीं भूलेगी, पर वो उसका इंतजार भी नहीं करेगी। इतना कहकर यूमी वहाँ से चली जाती है और बेचारा ओटोसाका ये सब सुनकर शौक रह जाता है। बैक इन द प्रेजेंट, ओटोसाका अभी भी सदमे में होता है। हम तोमोरी और उसके दोस्त ताकाजो को देखते हैं जो कि ओटोसाका और उसकी बहन की शिफ्टिंग में मदद करने आए होते हैं और शिफ्टिंग खत्म होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। डिनर के दौरान आयुमी अपने फेवरेट आइडल के बारे में बात करने लगती है जिसका नाम यूसा निशिमोरी है। उसी रात ओटोसाका एक सपना देखता है जिसमें एक लड़का उसके और आयुमी के साथ चल रहा होता है और ये वही सपना था जिसके बारे में आयुमी बात कर रही थी। अगले दिन ओटोसाका तैयार होकर अपने स्कूल के पहले दिन के लिए निकल रहा होता है और तभी आयुमी उसे रोकते हुए उसका लंच देती है। ओटोसाका स्कूल पहुंचता है और स्कूल पहुंचते ही तोमोरी और ताकाजो उसको वेलकम करते हैं। तोमोरी उसे इस स्कूल के बारे में बताने लगती है कि कैसे बहुत से साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसे बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज होती है। हमारा ये स्कूल उन जैसे बच्चों को बचाने का काम करती है। तोमोरी आगे बताती है कि हम उन बच्चों पर भी अपनी नजर रखते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी डेवलप होने की छोटी से छोटी संभावनाएं होती है। ओटोसाका ये सब सुनकर कहता है, मुझे काम क्या करना होगा। तोमोरी कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल का काम हमारे जैसे लोगों को ढूंढना है और साथ ही उन्हें रोकना जो अपने स्पेशल एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यहाँ रह रहे हर एक स्टूडेंट का फर्ज है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के कामों में अपना योगदान दे। खैर, इसके बाद ओटोसाका को क्लास B1 में असाइन किया जाता है जहाँ तोमोरी और ताकाजो उसके क्लासमेट्स निकलते हैं। लंच ब्रेक के दौरान ओटोसाका अपना लंच बॉक्स ओपन करता है जहाँ उसे आज फिर से ऑमलेट राइस देखने को मिलता है। ताकाजो ओटोसाका से पूछता है कि वो आज लंच में क्या लेकर आया है। इतना सुनते ही ओटोसाका अपना लंच छुपा लेता है और कहता है आज वो कुछ नहीं लाया है। ताकाजो ये सुनकर ओटोसाका को कैफेटेरिया ले जाता है पर वहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। ताकाजो ये देखकर अपने स्पेशल पावर इस्तेमाल करने का सोचता है और वो बड़ी ही तेजी से काउंटर की ओर बढ़ता है और वहाँ से 3-4 सैंडविचेस उठाकर पैसे रखकर सीधे खिड़की से नीचे गिर जाता है और टूटी फूटी हालत में ओटोसाका के पास वापस लौटता है। वहीं हम ओटोसाका को देखते हैं जो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। दोनों अपने क्लासरूम में बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी ओटोसाका की नजर तोमोरी पर पड़ती है जो कि क्लास में अकेली बैठी लंच कर रही होती है। ओटोसाका ये देखकर ताकाजो से पूछता है कि क्या तोमोरी हमेशा अकेली ही रहती है। ताकाजो बताता है कि कैसे तोमोरी और उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से गर्ल्स तोमोरी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती है। अचानक तोमोरी ताकाजो और ओटोसाका को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाती है ये कहते हुए कि वो आने वाला होगा। सीन चेंज होता है और हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ होता है और सीधे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आता है और टेबल पर रखे मैप पर पानी की एक बूंद गिराते हुए तोमोरी और ताकाजो को उनके अगले टारगेट और साथ ही उसके एबिलिटी के बारे में बताता है। ओटोसाका यह सब देखकर शॉक हो जाता है। ताकाजो ओटोसाका को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये स्टूडेंट उन्हें उनके अगले टारगेट और उनके स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताता है। खैर, ओटोसाका तोमोरी और ताकाजो के साथ मिलकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उन्हें उनका अगला टारगेट मिल सकता है। हमें पता चलता है कि इस टारगेट का स्पेशल एबिलिटी फोटोग्राफी है, यानी वो सिर्फ सोच कर ही किसी की भी और कैसे भी फोटो ले सकता है। तीनों मिलकर पूरे स्कूल में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में क्या फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ है। तोमोरी को एक सुराग मिल जाता है। तोमोरी और ओटोसाका एक स्टूडेंट का पीछा करते हैं। ओटोसाका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए
उस स्टूडेंट का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसके चीजों को नीचे जमीन पर बिखेर देता है। तोमोरी उस स्टूडेंट के चीजों को जांच करने लगती है और उसे वहाँ एक फीमेल स्टूडेंट की फोटोज मिलती है जो कि अपने अंडरवियर्स में होती है। तोमोरी उस स्टूडेंट से पूछती है कि उसे ये फोटोग्राफ्स कहाँ से मिला। वो स्टूडेंट एक ओडो नाम के स्टूडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद तीनों मिलकर ओडो को ढूंढने लगते हैं। हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आर्चरी टीम का कैप्टन होता है और इसी का नाम ओडो है। अचानक ओडो के सामने तोमोरी आ जाते हैं। तोमोरी को ऐसा अचानक देखकर ओडो चौंक जाता है। वही तोमोरी ओडो से उस फोटोग्राफ्स के बारे में पूछती है। शुरू में तो ओडो खुद को इनोसेंट बता रहा होता है, लेकिन जब तोमोरी उसे बताती है कि उन्हें उसके लॉकर में से ऐसे बहुत सी तस्वीरें मिली है, तो ओडो ये मान लेता है कि वो ये सब पैसे कमाने के लिए करता है ताकि वो अपने बीमार माता पिता की मदद कर सके। ओडो एक स्टंट फिल्म निकालता है और तोमोरी के इनडिसेंट फोटोज ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर ओडो सागा उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है और फोटोज को तोमोरी को दे देता है। ओडो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने तीर कमान से तोमोरी को डराने लगता है। तोमोरी ये देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद ओडो के हाथ से तीर छूट जाता है, पर ताकाज़ो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तीर को पकड़ लेता है। तोमोरी ओडो को वार्न करती है, ये कहते हुए कि अगर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल ऐसे ही करता रहा तो वो खतरे में पड़ सकता है। तोमोरी बताती है कि कैसे साइंटिस्ट उनके जैसे स्पेशल एबिलिटी रखने वालों को कैप्चर कर लेते हैं और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओडो ये सुनकर शॉक हो जाता है। तोमोरी ओडो से कहती है कि अगर वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करना बंद नहीं किया तो उसकी हालत भी उसके भाई की तरह हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद ओडो ना चाहते हुए भी मान जाता है और तीनों का मिशन पूरा हो जाता है। स्कूल वापस लौटते समय ओडो सागा तोमोरी से उसके भाई के बारे में पूछता है कि उसके भाई के साथ हुआ क्या था। तोमोरी ओडो सागा को अपने भाई से मिलाने का फैसला करती है। अगले दिन तोमोरी और ओडो सागा तोमोरी के भाई से मिलने जाते हैं। रास्ते में दोनों अपना अपना लंच खरीदते हैं, पर तोमोरी ट्रेन में ही खाना शुरू कर देती है और बेचारा ओडो सागा का लंच भी खुद ही खा जाती है। खैर, बस में सफर होने के बाद तोमोरी ओडो सागा को अपने पास्ट के बारे में बताती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम छोटे तोमोरी को देखते हैं जो कि अपना मिडिल स्कूल के एडमिशन टेस्ट को पास कर लेती है। तोमोरी इससे बहुत ही खुश थे। वो ये बात अपनी मॉम को बताती है। हम तोमोरी का बड़े भाई को देखते हैं जो कि एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है और वो जल्द ही एक रिकॉर्ड लेबल के साथ अपना डेब्यू करने वाला है। तोमोरी का भाई कहता है, हमारा परिवार बहुत ही गरीब है, इसलिए मैं जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसकी मॉम उसे और तोमोरी को एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए कहती है। तोमोरी का भाई ये सुनकर शुरू में तो मना कर देता है, पर जब वो अपनी मॉम को उनके आगे झुकते हुए देखता है तो वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। तोमोरी आगे बताती है कि कैसे वो बोर्डिंग स्कूल उनके लिए बहुत ही अच्छा था। वहाँ जल्द ही उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे, लेकिन वहाँ दिन के आखिर में उसका एक फिजिकल एग्जाम होता था। तोमोरी और उसका भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर तोमोरी अपने भाई से कभी नहीं मिल पाते थे। बाद में उसे पता चला कि उसके भाई के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो अपनी मर्जी से हवा को वाइब्रेट कर सकता है। साइंटिस्ट मिलकर तोमोरी के भाई के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं ताकि वह इस एबिलिटी से कोई नई टेक्नोलॉजी बना सके, और ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है। आखिरकार तोमोरी को अपने भाई से मिलने दिया जाता है, पर तोमोरी देखती है कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब चलता फिरता एक लाश बन चुका है। तोमोरी को पता चलता है कि उसकी माँ ने पैसों के लिए उन्हें साइंटिस्ट को बेच दिया था और स्कूल में जो उसके दोस्त थे वो सब भी नकली थे, उन्हें साइंटिस्ट ने रखा था। ये सब देखने के बाद तोमोरी अपने भाई को लेकर किसी तरह से उस जगह से भाग निकलती है और उस दिन के बाद से वो आज तक किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाई है, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर जिसने उसकी मदद की थी। बैक इन द प्रेजेंट दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तोमोरी के भाई को रखा गया है। ओडो सागा तोमोरी के भाई को देखता है और वो शॉक हो जाता है। हम तोमोरी के भाई को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। तोमोरी बताती है कि उसका भाई गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है। तोमोरी अपने भाई को एक खुले आसमान में ले जाती है जहां वो ओडो सागा को बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने उनकी बहुत मदद की और उसकी और उसके भाई की जान बचाई। ओडो सागा तोमोरी से पूछता है कि क्या उसका भाई पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता, जिस पर तोमोरी कहती है, साइंटिस्ट के लिए हम सिर्फ एक लैब रैट्स की तरह है जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स खत्म होते ही हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। ओडो सागा घर लौटता है जहाँ उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। देर से आने के लिए वो माफी मांगता है। तोमोरी और उसके भाई की कहानी सुनने के बाद ओडो सागा थोड़ा डर जाता है। उसे ये सोचकर ही डर लगने लगता है कि अगर उसकी छोटी बहन भी कोई स्पेशल एबिलिटी डेवलप कर लेती है तो उसकी हालत भी तोमोरी की तरह हो सकती है। खैर, दोनों भाई बहन डिनर करते हैं और रोज की तरह ही आज का डिनर भी मीठा बना होता है। अगले दिन आयुमी ओडो सागा के लिए लंच में ऑमलेट राइस बनाती है। ओडो सागा उसे बताने की कोशिश करता है कि अब से उसे लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी
पर आयोमी फिर भी उसे लंच ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। घर से निकलते ही ओटोसाका अपना लंच बॉक्स ओपन करता है और उसमें लिखे मैसेज को मिटाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ताकाज़ो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर तेजी से कैफेटेरिया की ओर चला जाता है और जाते हुए तोड़ फोड़ मचा जाता है। थोड़ी देर बाद ओटोसाका भी कैफेटेरिया पहुंचता है और देखता है कि ताकाज़ो की हालत खराब है, पर वो लंच खरीदने में कामयाब हो गया है। दोनों लंच करते हैं और लंच करने के बाद उन्हें तोमोरी का कॉल आता है जो उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाती है। सीन चेंज होता है और हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है और सीधे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आता है। वो स्टूडेंट टेबल पर रखे मैप पर पानी की एक बूंद गिराते हुए उन्हें उनके अगले टारगेट के बारे में बताता है। एक ऐसा यूजर जो 2 एबिलिटीज रखता है। फर्स्ट, स्पिरिटिज्म, यानी यूजर किसी भी मरे हुए व्यक्ति को अपने अंदर समन कर सकता है। सेकंड, पायरोकिनेसिस, यानी यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग्स पर आग लगा सकता है। तीनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तीनों को एक सिंगिंग आइडल के बारे में पता चलता है जिसका नाम यूसा निशिमोरी है। तीनों को पता चलता है कि कोई यूसा निशिमोरी का पीछा कर रहा है। तोमोरी को वो व्यक्ति मिल जाता है जो यूसा का पीछा कर रहा था। वो उस व्यक्ति का पीछा करती है और ताकाज़ो ओटोसाका मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तीनों उससे पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन तभी उन्हें एक लड़का मिलता है जो कहता है कि वो यूसा निशिमोरी को जानता है। वो लड़का तीनों से पूछता है कि वह यूसा की तलाश क्यों कर रहे हैं। तोमोरी उस लड़की को सब बता देती है कि कैसे वो लोग यूसा की मदद करना चाहते हैं। वो लड़का मान जाता है और तीनों को यूसा के पास ले जाता है। ताकाज़ो यूसा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके नाम के गुणगान गाने लगता है। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सो है और सो का दोस्त उससे पूछने लगता है कि ये लोग कौन है। सो उसे तोमोरी और उसके दोस्तों के बारे में बताता है। तोमोरी यूसा से कुछ पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि यूसा ही वो लड़की है जिसके पास मरे हुए व्यक्ति को अपने अंदर समन करने की एबिलिटी है और फिलहाल वो अपनी बड़ी बहन मिसा के पोजीशन में है। हमें पता चलता है कि मिसा की मौत 6 महीने पहले ही हुई थी। हम मिसा को देखते हैं जो यूसा की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और हमें पता चलता है कि मिसा के पास पैरोकिनेसिस एबिलिटी है जिससे वो किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों पर आग लगा सकती है। खैर, तोमोरी मिसा से पूछती है कि क्या उसे पता है कि कौन यूसा का पीछा कर रहा है। मिसा बताती है कि कैसे कुछ दिनों पहले यूसा अपने साथ गलती से एक फोन उठा ले आई थी। ये फोन एक टीवी प्रोड्यूसर का था और इस फोन में उसके कुछ काले राज छुपे हुए थे, इसलिए वो यूसा के पीछे पड़ा हुआ है। तोमोरी ये सुनकर कहती है अगर यूसा फोन वापस कर भी देती है तो फिर भी प्रोड्यूसर उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तोमोरी एक प्लान बनाती है और मिसा को उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कहती है और मिसा मान जाती है। सीन चेंज होता है और हम उस प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कि यूसा के पीछे पड़ा है। मिसा उस प्रोड्यूसर से मिलने आती है और उसके 2 दोस्त प्रोड्यूसर के गुंडों को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। मिसा प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो अपना फोन वापस ले जाए और उसका पीछा छोड़ दे। प्रोड्यूसर ये सुनकर कहता है कि वो यूसा का करियर पूरी तरह से खत्म कर देगा। इतना सुनते ही मिसा गुस्सा हो जाती है और अपने प्लान के मुताबिक प्रोड्यूसर को अपनी शक्तियों से डराने लगती है और इसमें ओटोसाका, ताकाज़ो और तोमोरी भी उसकी मदद करते हैं। प्रोड्यूसर अपनी हार मान लेता है और यूसा को फिर से परेशान ना करने की कसम खाता है। ये सब खत्म होने के बाद मिसा तोमोरी को शुक्रिया कहती है, ये कहते हुए कि उसकी मदद के बिना वो ये नहीं कर पाई होती। तोमोरी ये सुनकर मिसा को उसके मिशन के बारे में बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो और यूसा उनके स्कूल होशिनोमी एकेडमी में ट्रांसफर हो जाए। तोमोरी कहती है कि यूसा के लिए उनके स्कूल के सामने वाला कोंडो कॉम्प्लेक्स सबसे सुरक्षित रहेगा। मिसा मान जाती है और ये सुनते ही सो मिसा से अपना लव कन्फेस करता है। शायद उसे ये एहसास हो जाता है कि वो मिसा को फिर कभी नहीं देख पाएगा। मिसा सो से कहती है कि वो पहले ही मर चुकी है, इसलिए अब वो उसे भूलकर अपना जीवन अपने तरीके से जिए और साथ ही उसे अब तक उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया कहती है। अगले दिन यूसा होशिनोमी एकेडमी में ट्रांसफर हो जाती है और उसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्रेक के दौरान सभी यूसा को घेर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी तोमोरी वहाँ आ जाती है और यूसा को अपने साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में ले जाती है। सीन चेंज होता है और हम उसे भीगे हुए स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आता है। यूसा उसे देखकर बहुत ही डर जाती है। वहीं वो स्टूडेंट मैप पर पानी की एक बूंद गिराते हुए तोमोरी उसके ग्रुप को उनके अगले टारगेट के बारे में बताता है और उसकी एबिलिटी है टेलीकिनेसिस। तोमोरी को यह सुनते ही पता चल जाता है कि वो कौन हो सकता है। वो सभी को एक मैगजीन दिखाती है और बताती है कि कैसे उसे एक लड़के पर कुछ दिनों से शक था कि वो अपने बेसबॉल गेम के दौरान कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो उनके प्रैक्टिस मैच को देखने कन्नाई एकेडमी गई हुई थी।
तोमोरी अपने ग्रुप को एक वीडियो फुटेज दिखाती है जिसमें वो लड़का बेसबॉल खेल रहा होता है और पिचिंग के दौरान एक नकल बॉल फेंकता है, जबकि वो बॉल को स्ट्रेट बॉल फेंकने के लिए पकड़ा हुआ था। तोमोरी कहती है कि उसे पूरा यकीन है ये लड़का पहले स्ट्रेट बॉल फेंकता है और फिर अपने टेलीकिनेसिस शक्तियों से उसे नकल बॉल बना देता है। चारों उस लड़के से मिलने का फैसला करते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़के का नाम आरिफुमी फुकुयामा है और यही वो लड़का है जिसके पास टेलीकिनेसिस की एबिलिटी है। खैर, तोमोरी और उसका ग्रुप आरिफुमी से मिलते हैं और उससे सीधे उसके एबिलिटीज के बारे में बात करने लगते हैं। शुरू में तो आरिफुमी अनजान बनने की कोशिश करता है और जब तोमोरी उसे अपनी एबिलिटी दिखाती है तो वो एडमिट कर लेता है कि वो टेलीकिनेसिस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आरिफुमी तोमोरी की बात मानने से मना कर देता है। मिसा ये सुनकर यूसा को टेक ओवर कर लेती है और आरिफुमी को धमकाने लगती है, पर तोमोरी के कहने पर वो शांत हो जाती है। तोमोरी आरिफुमी को एक बेसबॉल मैच का चैलेंज देती है, ये कहते हुए कि अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो आरिफुमी फिर कभी अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। आरिफुमी ये सुनकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद तोमोरी अपने स्कूल की बेसबॉल टीम के साथ मिलकर आरिफुमी की टीम के साथ मैच खेलती है। 8 इनिंग्स के बाद दोनों टीम बराबर पर पहुंच जाते हैं। आरिफुमी अपना टेलीकिनेसिस इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए तोमोरी और उसका टीम भी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और लास्ट इनिंग में तोमोरी मिसा और हसुनोमी एकेडमी की टीम की मदद से ये मैच जीत जाती है और एज ए रिजल्ट आरिफुमी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन फिर भी तोमोरी ओटोसाका से कहती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। वो उसे आरिफुमी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए कहती है और ओटोसाका यही करता है। सीन चेंज होता है और हम ओटोसाका को देखते हैं जो कि रात को घर पहुंचता है। वो और आयुमी बैठकर साथ डिनर करते हैं और आज का डिनर भी मीठा बना होता है। आयुमी देखती है कि टीवी पर उसकी फेवरेट आइडल यूसा निशिमुरी का एड आ रहा है। आयुमी ये देखकर खुश हो जाती है। वही ओटोसाका आयुमी को बताता है कि कैसे यूसा उसके स्कूल में पढ़ती है और उसकी क्लासमेट है। आयुमी ये सुनकर खुश हो जाती है, इतने कि वो खुशी के मारे कुर्सी से नीचे गिर जाती है। अगले दिन तोमोरी और उसके ग्रुप को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो हवा में उड़ सकता है, यानी उसकी स्पेशल एबिलिटी फ्लाइंग है। तोमोरी एक मैगजीन दिखाती है और कहती है शायद ये व्यक्ति इस जगह पर उड़ने की प्रैक्टिस करता होगा। तोमोरी फैसला करती है कि वह उस जगह पर जाएंगे। कुछ शॉपिंग करने के बाद तोमोरी और उसका ग्रुप उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ कैंप करने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। मिसा और ताकाजो गेम खेलने लगते हैं, वही तोमोरी और ओटोसाका बातें भी करते हैं। खैर, अगला दिन आता है और चला भी जाता है और वो उड़ने वाला व्यक्ति उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसके अगले दिन एक व्यक्ति उनके पास आता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, ये धमकी देते हुए कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। पर तोमोरी उससे कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो पुलिस उसे भी जेल ले जाएगी। तोमोरी बताती है कि कैसे ये जगह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और साथ ही वो उस व्यक्ति को एक आर्टिकल दिखाती है और कहती है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी है और मैंने ये सब अपने स्कैम कॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। वो व्यक्ति ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और तोमोरी की कैम कॉर्डर को छीनकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। पर ओटोसाका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। ओटोसाका तेजी से नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है और तभी वो फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। तोमोरी उस व्यक्ति से कहती है कि कैसे ये एबिलिटी एक बीमारी की तरह है जो उसके एडोलेशन के दौरान ही रहेगी और अगर वो किसी दिन ऊपर हवा में उड़ रहा होगा और अचानक से ये एबिलिटी चली गई तो वो नीचे गिरकर मर सकता है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति मान जाता है और कहता है कि आज के बाद वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करेगा। सीन चेंज होता है और हम ओटोसाका को देखते हैं जो कि पूरे 2 दिन बाद घर लौटता है। आयुमी ये देखकर गुस्सा हो जाती है, पर दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। आज का डिनर मीठा नहीं बना था और ये ओटोसाका को बहुत ही पसंद आता है। आयुमी बताती है कि कैसे उसकी क्लास का एक लड़का उससे अपना लव कन्फेस किया था। ओटोसाका ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर जब आयुमी बताती है कि वो उसे मना कर दी तो ओटोसाका राहत की सांसें लेता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि आयुमी की तबीयत खराब है। अगले दिन आयुमी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। ओटोसाका अपनी छोटी बहन को घर पर ही आराम करने के लिए कहता है और वो स्कूल चला जाता है। ब्रेक के दौरान सभी स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ वो स्टूडेंट आता है और तोमोरी और उसके ग्रुप को उनके अगले टारगेट के बारे में बताता है और उनके अगले टारगेट की एबिलिटी है कोलैप्स, यानी वो अपनी मर्जी से अपने आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ताकाज़ो मैप को देखता है और उसे एहसास होता है कि ये लोकेशन तो उनके कोंडो कॉम्प्लेक्स का है। तोमोरी ये सुनकर कहती है शायद ये व्यक्ति बीमार होगा और आज स्कूल नहीं गया होगा। ओटोसाका ये सुनकर शॉक हो जाता है। तोमोरी ये नोटिस कर लेती है और ओटोसाका से पूछती है कि बात क्या है। ओटोसाका बताता है कि कैसे उसकी छोटी बहन बीमार है और आज घर पर ही आराम कर रही है। तोमोरी ये सुनकर कहती है अगर फैमिली के किसी एक मेंबर के पास एबिलिटी है तो दूसरे के पास भी जरूर होगा,
जैसा कि मेरे और मेरे भाई के पास है। ओटोसाका ये सुनकर हैरान हो जाता है। ओटोसाका तोमोरी और यूसा के साथ मिलकर आयुमी को देखने जाता है। ओटोसाका यूसा और तोमोरी को घर के बाहर रुकने को कहता है और वो घर के अंदर जाता है। ओटोसाका देखता है कि आयुमी से उसके कुछ क्लासमेट्स मिलने आए होते हैं और उनमें से एक लड़का वही होता है जो आयुमी से अपने लव कन्फेस किया था। उनके जाते ही तोमोरी और यूसा अंदर आ जाते हैं। यूसा अपना चेहरा छुपाई होती है, फिर भी आयुमी उसे देखकर पहचान लेती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। चारों बैठकर डिनर करते हैं, पर बीच में यूसा को एक फोन कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। यूसा के जाते ही तोमोरी और ओटोसाका आयुमी से बात करते हैं। आयुमी अपने एक सपने के बारे में बताती है कि कैसे उसने ये सपना देखा था कि उसके आसपास की जगह टूट रही है। तोमोरी ये सुनकर ओटोसाका को आयुमी का ध्यान रखने के लिए कहती है और साथ ही उसे सतर्क रहने का सुझाव देती है। अगले दिन ओटोसाका देखता है कि आयुमी का बुखार अब थोड़ा कम हो चुका है, फिर भी वो उसे आज भी घर पर ही आराम करने के लिए कहता है, पर आयुमी जिद करने लगती है, ये कहते हुए कि वो स्कूल जाना चाहती है। ओटोसाका ये सुनकर मना कर देता है और उसे घर पर ही आराम करने के लिए कहता है और वो स्कूल चला जाता है। लेकिन ओटोसाका के स्कूल जाते ही आयुमी चुपके से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। हम तोमोरी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि आयुमी अपने स्कूल गई हुई है। तोमोरी ये सुनकर अपने ग्रुप के साथ आयुमी के स्कूल जाने का फैसला करती है। सीन चेंज होता है और हम आयुमी को देखते हैं, जिसे उसकी एक क्लासमेट रोक लेती है और उससे कहती है कि वो उससे नफरत करती है। आयुमी ये सुनकर उससे पूछती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, जिस पर वो गुस्से में कहती है, मुझे जो लड़का पसंद था तुमने उससे मुझसे छीन लिया। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक बॉक्स कटर लिए आगे बढ़ती है। आयुमी ये देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो लड़की नहीं रुकती। आयुमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर ऊपर जाने का डोर लॉक होता है। आयुमी देखती है कि वो लड़की उसके करीब आ रही है और वो ये देखकर डर जाती है और अचानक से अपनी कोलैप्स एबिलिटी एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ के आसपास की जगह टूटने लगती है और देखते देखते पूरा बिल्डिंग नीचे गिर जाता है और आयुमी उसी में दब जाती है। हम ओटोसाका को देखते हैं जो कि तोमोरी और उसके ग्रुप के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ओटोसाका ये देखकर शॉक हो जाता है और आयुमी को ढूंढने के लिए नीचे गिरे मलबे को हटाने लगता है, पर तभी उसके ऊपर मलबे का एक टुकड़ा गिर जाता है और यह एपिसोड यही समाप्त हो जाता है।